आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज के बारे में कुछ मौजूई बातें जो आपके सीटेट के क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी मुफीद साबित होंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस सीटेट के बनाए जा चुके हैं, उन्हें आप देखें और उनसे भी तैयारी करने की कोशिश करें। और यहाँ पे हम जो कुछ पॉइंट्स को, कुछ नुकात को ज़िक्र करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी मुफीद होंगे। जनवरी में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसी को टारगेट करके हम ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रिपरेशन का प्लानिंग स्टार्ट है। तो अब पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो पहली बार आए सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फ़ायदा ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे और प्लस समझने की भी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या नुकात है और उनके एडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ज़बान और क़वाइद, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ये क्या है? चूँकि आप सीटेट में उर्दू लैंग्वेज में अपेयर होने जा रहे हैं और ग़ालिबन अगर हम कहें आप हिंदी को रखे हैं या इंग्लिश को रखे हैं, आपको यही टर्म मिलेंगे और सबका जो पेडागोजी होता है, ठीक है, तरीक़ा तदरीस होता है, एक होता है, फ़र्क नहीं होता है। तो जो लोग इंग्लिश रखे हैं या फिर उर्दू रखे हैं, हिंदी रखे हैं, उनको फ़ायदा होगा। बट ये उर्दू वालों के लिए 100% फ़ायदा यहाँ से साबित होने वाला, 100% उनके लिए यूज़फुल है। और जो इंग्लिश रखे हैं वो उन लोगों के लिए पेडागोजी के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे, पैसेज का नहीं कवर होगा क्योंकि हम उर्दू को टारगेट करके चल रहे हैं। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे आपको सीटेट के पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके 100% प्रिपरेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे सीटेट के जो आ चुके हैं ऑलरेडी, या फिर मॉडल पेपर कुछ होंगे जो हम आपको देंगे, जिससे आपको 100% प्रिपरेशन हो जाएंगे। 25+ आप मार्क्स गेन कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। तो चलिए मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ज़बान और क़वाइद, ठीक है। जहाँ तक अपनी मादरी ज़बान का ताल्लुक़ है, उस ज़बान को बोलने और समझने में कोई शख्स गलती नहीं कर सकता। गलती की गुंजाइश वहाँ रहती है जब हम मेयारी ज़बान में गुफ्तगू की बात करते हैं या बैरूनी ज़बान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिहाजा उसकी तदारुक के लिए ज़बान की क़वाइद तश्कील दी जाती है। क़वाइद उन उसूलों का मजमूआ है जो बामाना तरसील को फ़रोग़ देता है। हम गलती कहाँ करते हैं हम ये भी समझेंगे कि हम उर्दू के जो एग्ज़ाम देते हैं वहाँ गलती कहाँ करते हैं, हम अल्फाज को समझ नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है तदारुक। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वेरी गुड। जो नहीं समझ पा रहे हैं, तदारुक का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं तदारुक का मतलब एक तरह का समझ, अपनी सोच, समझ, ख्याल, ठीक है, इल्म, ये सारे मानी लिए जाते हैं। इस तरह के अल्फाज आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे जो आपको, ठीक है, गुंजलक कर देंगे, अल्फाज को थोड़ा मुसीबत में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया कि हम अपनी जो मादरी ज़बान बोलते हैं इसमें हमें कोई दुश्वारी नहीं होती, हमें किसी कायदे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम अपने अहलो अयाल से या अपने वालिदैन से या अपने पास पड़ोस के लोगों के सुन करके हम सीख जाते हैं, हम बोलते हैं, कहीं हमें कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बात कहाँ आती है लैंग्वेज और ग्रामर की, बात कहाँ पे आती है? मान लीजिए हम ऐसी ज़बान सीख रहे हैं जो हमारे मुल्क की ज़बान नहीं है, हमको सीखना है अंग्रेज़ी ज़बान, तो हमें क़वाइद पढ़नी पड़ेगी। हमको सीखना है अरबी ज़बान तो क़वाइद पढ़नी पड़ेगी। इस वजह से हम दीगर मेयारी ज़बान सीखने के लिए, जब हम मेयारी ज़बान में गुफ्तगू की बात करते हैं, जब हम अच्छी ज़बान में गुफ्तगू की बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क़वाइद की ज़रूरत पड़ती है। क़वाइद वो क्या है? क़वाइद उन उसूलों का मजमूआ है जो बामाना तरसील को फ़रोग़ देता है। क़वाइद ही से हम अपनी बात को माना खेज़ बनाते हैं, यानी बगैर क़वाइद के हम बात बोलेंगे तो अगला हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। जिस तरह हम बोलते हैं कि मैं खाना खा लिया हूँ, इसका मतलब कि हम समझ रहे हैं मैं खाना खा लिया हूँ, लेकिन और अगर कोई दूसरे मुल्क का आदमी इसी को याद करेगा तो क्या याद करेगा कि मैं खाना खा लिया हूँ, तो पहले याद क्या करेगा? फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल, वो एक तरह का रूल के मुताबिक चलेगा। लेकिन इसी जुमले को अगर आप बोले मैं खाना खा लिया हूँ को मैं हूँ लिया खाना, तो ये समझने वाला जो क़वाइद के मुताबिक जुमला याद किया हुआ है या जो दूसरे मुल्क का आदमी है आपके उर्दू ज़बान के क़वाइद को याद किया, वो समझ नहीं पाएगा। इसी वजह से किसी मुस्तकिल ज़बान, किसी मेयारी ज़बान को सीखने के लिए हमें कायदे की ज़रूरत पड़ती है। तो कायदे के अंदर यानी ग्रामर के अंदर किन किन बातों को समझना काफ़ी अहम होता है, उसे हम जानेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें 4 चीज़ें काफ़ी अहम हैं जिनके बगैर आप क़वाइद नहीं सीख सकते हैं।
या कवायद के अंदर ये पॉइंट्स अगर ना हो तो कवायद को आप बिल्कुल सही तरीके से नहीं सीख सकते और अपनी बात को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। पहला क्या है, सौती निज़ाम और सौतियात, जिसको इंग्लिश में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। प्लीज़ उर्दू के साथ साथ आप इंग्लिश के भी टर्म को देखें। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर इंग्लिश के इस्तिलाहात देखने को मिलते हैं, तो उर्दू के इस्तिलाहात तो नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा आपको दुश्वारी पैदा कर सकते हैं। बट अगर इंग्लिश के ये इस्तिलाहात आप टर्म देखे होंगे तो वहाँ पे आसानी होगी। पहले को देख लीजिए, सौती निज़ाम और सौतियात। दूसरा क्या है, इल्म सर्फ, अल्फाज के तश्कील, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इल्म सर्फ में क्या होता है ये बताया जा रहा है कि अल्फाज की जो तश्कील होती है, यानी जो लफ्ज़ होते हैं, वाहिद, तस्निया, जमा, तज़कीर, तानीस, साबिका, लाहिका, मुफरद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज, इसके बारे में बहस करते हैं। लेकिन हम तफसील से आगे बात करेंगे कि इल्म सौत क्या है, इल्म सर्फ क्या है, और इसके अलावा और जो दो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि इल्म नहव क्या है, इल्म नहव के बारे में क्या समझेंगे हम। इल्म नहव में क्या होता है, जुमलों की तश्कील। जिस तरह हम देखें इल्म सर्फ में क्या होता था, अल्फाज की तश्कील, और इसमें क्या है, जुमलों की तश्कील, जिसको अंग्रेज़ी में सिंटैक्स बोलते हैं। और चौथा जो है वो क्या है, चौथा एक तरह कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको नहीं समझेंगे तो आपका जुमला जो है माना खेज़ नहीं होगा, आपकी ज़बान जो है एकदम मतलब कहते मीनिंगफुल नहीं हो सकता। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको मानियात, गुफ्तगू की तश्कील, यानी गुफ्तगू आपकी तभी वो माना खेज़ होगी जब आप सही जुमला बोलेंगे, क़वायद के मुताबिक बोलेंगे, सुनने वाला क़वायद के मुताबिक समझेगा, तब वो जुमला आपका एकदम परफेक्ट होगा, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं सिमेंटिक्स एंड प्रैग्माटिक्स। ये दो टर्म है, इन दोनों को हम समझेंगे। तो ये आप चार चीज़ें जहन नशीन करें क्या है। तो यहाँ पे एक सवाल डायरेक्ट बनता है सीटेट में कि क़वायद के मुताले को तरतीबवार कितने मरहलों में तकसीम किया गया है, या क़वायद के मुताले को कितने मरहलों में तकसीम किया गया है। चार अगर आपको याद है तो बिल्कुल आँख बंद करके कह देंगे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, या इल्म सौती निज़ाम और सौतियात, इल्म सर्फ, इल्म नहव या मानियात। ये चार किस्में हैं। अब चारों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा इसको डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और जो लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, उनको बिल्कुल जूम पे पढ़ाया जाएगा, फेस टू फेस। अगर उनको कोई डाउट होगा तो उसे भी दूर किया जाएगा, ठीक है। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेट वगैरह भी उनको मिल जाएगा, और ये सारे नोट्स भी उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सौती निज़ाम और सौतियात। सौती निज़ाम और सौतियात में क्या होता है, इनफरादी सौती इकाइयों का मुताला सौती निज़ाम कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ साउंड्स, ठीक है, या स्टडी ऑफ कह सकते हैं वर्ड, जो होता है हरूफ तहज्जी, फ़ोनीम्स का मुताला सौतियात यानी फ़ोनोलॉजी कहलाता है। फ़ोनीम्स किसी ज़बान की हरूफ की आवाज़ों को कहते हैं, यानी जो भी आवाज़ होती है, जिस तरह कह सकते हैं दाल और प्लस हा मिलकर धा बनता है, चा प्लस हा मिलकर छा बनता है। तो ये जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, तो आवाज़ या ध्वनि के अध्ययन को या आवाज़ के मुताला को हम क्या बोलते हैं, फ़ोनेटिक्स बोलते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, फ़ोनेटिक्स किसे कहते हैं, एक इनफरादी सौती इकाइयों का मुताला सौती निज़ाम कहलाता है। जी आप रखें, या फिर आवाज़ या ध्वनि के अध्ययन को हम फ़ोनेटिक्स बोलते हैं, सौती निज़ाम बोलते हैं। इस टर्म को याद रखें। या जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ वो अपने पास एक नोटबुक रखें, कॉपी रखें, ताकि इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलें। ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। फ़ोनीम्स किसी ज़बान के हरूफ की आवाज़ को कहते हैं। फ़ोनीम्स कहते हैं, अगर उर्दू का वो वर्ड है, मान लीजिए आवर्स, आवर्स में एच क्या है, एच अगर साइलेंट है तो यहाँ पे साउंड ना होने की वजह से, यहाँ पे साउंड ना होने की वजह से, चूँकि हम इंग्लिश में नहीं जाएंगे, हम उर्दू ही में रखें, तो चा प्लस हा मिलकर छा जो बन रहा है, ये मुरक्कब लफ्ज़ बन जा रहा है। तो ये आपका क्या है, फ़ोनीम्स के तहत इसका हम अध्ययन करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्योंकि एक ज़बान को समझने के लिए दूसरी ज़बान का सहारा लेना पड़ता है, इस वजह से मिसालें आपको जहाँ से जो भी दी जाएँ उसको समझ में आ रहा तो उसे आप ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। दुनिया की हर ज़बान का अपना सौती निज़ाम है, दुनिया की हर ज़बान का अपना सौती निज़ाम है। सौती निज़ाम को हरूफ इल्लत और हरूफ सही में तकसीम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम हरूफ को मतलब कह सकते हैं अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, हरूफ तहज्जी कह सकते हैं। तो हरूफ तहज्जी को कह लीजिए, या वर्णमाला कह लीजिए, या अल्फ़ाबेट कह लीजिए, या हरूफ तहज्जी को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला आपका क्या, हरूफ इल्लत, ठीक है। सौती निज़ाम को दो भागों में तकसीम करते हैं। पहला आपका हरूफ इल्लत हो गया, जिसको अंग्रेज़ी में वावेल बोलते हैं, और दूसरा क्या है, हरूफ सही। दूसरा क्या है, हरूफ सही, जिसको कॉन्सोनेंट बोलती हैं। और दूसरी ज़बान में भी देखेंगे तो उसमें भी आपका
स्वर्ण व्यंजन दो होते हैं, एक हरूफ इल्लत कहलाते हैं और दूसरा जो आपका व्यंजन कहलाते हैं। तो यही कायदा आपका उर्दू में भी पाया जाता है, हरूफ इल्लत जिसको वावेल कहते हैं और हरूफ सही जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब इन दोनों की तादाद क्या है, किसी भी ज़बान में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हरूफ इल्लत हो सकते हैं। ये ध्यान रखें, सवाल यही से बनता है कि सवाल ऐसे डायरेक्ट बनता है कि हरूफ इल्लत की कम से कम कितनी तादाद हो सकती है, हरूफ इल्लत की कम से कम कितनी तादाद हो सकती है। तो कम से कम 3 तादाद हो सकती है। और दूसरा सवाल बन सकता है कि हरूफ इल्लत की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तादाद हो सकती है, तो 20। ये पॉइंट आप याद रखें, नोट कर लें इसे। जबकि सही हरूफ की तादाद 8, 10 से लेकर 50, 60 तक हो सकती है। यानी 8 से लेकर 50 तक या 60 तक, या 10 से लेकर 50 तक, 60 तक। तो डायरेक्ट ऐसे बनता है, बन जाएगा इसमें कि हरूफ सही की तादाद कितनी हो सकती है, 10 से लेकर 20 तक, 25 से लेकर 35 तक। ऐसा नहीं है कि इसमें चारों देगा, तो एक देगा कि 50 से लेकर 60 तक, या देगा 50 से लेकर 10 से लेकर 50 तक, या 10 से लेकर 60 तक। तो कोई एक ही रहेगा। तो बिल्कुल अगर ये तादाद आपको याद है तो आप सही आंसर करके आएंगे। तो मैं सवालात के साथ यहाँ पे तफसीलात के साथ सवालात जो बनते हैं उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तादाद हो गई, तो क्या हुआ, 2 हो गई हरूफ इल्लत की जो तादाद। यहाँ पे हम जान गए हरूफ सही की तादाद कम से कम कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, उसे हम समझ गए। आगे देखते हैं। और उर्दू अस्वात की कुल तादाद 49 है। ये यहाँ से भी सवाल बनता है कि उर्दू अस्वात यानी उर्दू जो हरूफ हैं उनकी आवाज़ के मुताबिक उनकी तादाद कितनी है, कुल आवाज़ के मुताबिक कितनी है। उर्दू अस्वात, ये ध्यान रखें, साउंड, ध्वनि, आवाज़, अस्वात कहते हैं, सौत की जमा अस्वात है। तो उर्दू अस्वात की कुल तादाद कितनी है, 49। उनमें 10 मुसव्वते जिसको हरूफ इल्लत कहते हैं और 39 मुसम्मते जिसको हरूफ सही कहते हैं। ध्यान रखें, पूरे को अभी हम यहाँ समझें कितने हैं, 49 अस्वात, जिसमें आपके 10 कितने हैं, मुसव्वते। और हम क्या पढ़े हैं कि हरूफ सही की कम से कम तादाद कितनी है, हो सकती है 3, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी, 20। तो ये आपका 3 और 20 के बीच में है, तो 10 ये बिल्कुल आपका सही हो सकता है। और दूसरा हरूफ इल्लत, इसको हरूफ इल्लत बोलते हैं। दूसरा जो है हरूफ सही जिसको मुसम्मते भी बोलते हैं, इसकी तादाद कितनी है, 39, जिसकी तादाद की बताई गई है 8, 10 से लेकर 50 से 60 तक। तो बिल्कुल ये भी 39 जो है ये 50-60 के पहले है, तो ये भी आपका सही है। और यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि हरूफ इल्लत को और किस नाम से हम जानते हैं, हरूफ सही को और किस नाम से हम जानते हैं, ये बताना। तो बिल्कुल यहाँ पे हरूफ इल्लत को मुसव्वते के नाम से हम जानते हैं और हरूफ सही को मुसम्मते के नाम से हम जानते हैं। सवाल डायरेक्ट बनता है, हरूफ इल्लत पूछेगा या मुसव्वते को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे आप बिल्कुल नोट कर लें। और एक बार देखने से नहीं याद होगा, नोट करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करेंगे, तो आई होप कि अच्छा परफॉर्म करके आप लोग आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, जो कि आवाज़ से हम बहस करते हैं या उसके हुर्फ़ तहज्जी जो है उसके साख्त के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा इल्म सर्फ़ है। इल्म सर्फ़ में हम किस चीज़ के बारे में बहस करते हैं, मॉर्फोलॉजी, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मॉर्फोलॉजी, इल्म सर्फ़। जाहिर सी बात है, अल्फाज की तश्कील, जो हमारे अल्फाज होते हैं, मान लीजिए हम एक लफ्ज़ लिख रहे हैं, जिस तरह अल्फाज का लफ्ज़ ही ले लीजिए, लफ्ज़, इसकी जमा हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फाज। आखिर ये हम जब वाहिद और जमा हम बना रहे हैं, ये भी किसी न किसी कायदे के तहत बनाते हैं, तो ये भी एक तरह का अध्ययन कहलाएगा। तो लफ्ज़ अल्फाज के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम, इल्म सर्फ़ बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, अल्फाज की तश्कील। क्योंकि इसकी तश्कील जो है लफ्ज़ है अपने आप में अलग है, और इसकी जब हम जमा बनाएंगे तो इसकी तश्कील, इसका फॉर्मेशन, इसका जो एक तरह का कह सकते हैं रूप है, वो बदल जाएगा। तो इसी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इल्म सर्फ़। आप समझते हैं, इल्म सर्फ़ की बुनियादी इकाई मॉर्फीन है। इल्म सर्फ़ की बुनियादी इकाई जो है मॉर्फीन है। मॉर्फीन का मजमूआ लेक्सिमिस कहलाता है। ज़बान के अल्फाज और दीगर बामाना इकाइयों जैसे साबिक़ा और लाहिक़े का मुताला इल्म सर्फ़ यानी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अस्वात के बामाना मुरक्कब से अल्फाज तश्कील पाते हैं। मॉर्फोलॉजी लफ्ज़ की तश्कील और उनमें तब्दीली का इल्म है। वाहिद से जमा, इसमें से सिफ़त, जिन्स, मुतज़ाद, मुतरादिफ़ अल्फाज की तश्कील का मुताला मॉर्फोलॉजी के तहत किया जाता है। यहाँ पे अगर आसानी के लिए आप समझें तो समझ सकते हैं
कि इल्म सर्फ़ में क्या होता है, यानी हम लफ्ज़ ही के बारे में बहस करते हैं। मान लीजिए जिन्स, जिन्स मुज़क्कर है या मुअन्नस, जो हम लफ्ज़ बोल रहे हैं वो मुतरादिफ़ है या मुतज़ाद, जो हम लफ्ज़ बोल रहे हैं वो इसमें मारफ़ा है, इसमें नकरा है, सिफ़त है, मौसूफ़ है, सिफ़त की क़िस्मों में से है, इसम की क़िस्मों में से है, वाहिद है, जमा मुज़क्कर सालिम है, ठीक है, मुज़क्कर हक़ीक़ी है, मुज़क्कर गैर हक़ीक़ी है। ये अल्फ़ाज़ की जो सारी किस्में निकलती हैं, ठीक है, ये अल्फ़ाज़ की जो सारी किस्में निकलती हैं ये इल्म सर्फ़ के तहत बनते हैं। इसमें जुमले का कोई दखल नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे अल्फ़ाज़ हैं, ये जुमला बोल के आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे अल्फ़ाज़ हैं, आपका जुमला सही है या गलत, या आपका इल्म सर्फ़ के तहत आता है, ये कहना आपका बिल्कुल गलत होगा। बल्कि आप बहस कर सकते हैं मेरे पास बहुत सारे अल्फ़ाज़ हैं, तो ये बहस कर सकते हैं आप कि इस जुमले में जो आपका लफ्ज़ अल्फ़ाज़ है ये क्या है, इस जुमले में लफ्ज़ अल्फ़ाज़ जो है वो क्या है, वाहिद है या जमा। तो ये आपका यहाँ पे जो ताल्लुक़ हो जाएगा इल्म सर्फ़ से हो जाएगा, ये मॉर्फोलॉजिस हो जाएगा। तो पता चलेगा ये लफ्ज़ की जो जमा है अल्फ़ाज़, तो ये कहना सही है, बल्कि पूरे जुमले के बारे में बहस करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इल्म सर्फ़ में क्या होता है, हम लफ्ज़ से बहस करते हैं और लफ्ज़ की जो किस्में बताई गई हैं उसे आप ध्यान में रखें। और तीसरा जो आपका है वो क्या होता है, इल्म नह। इल्म नह में क्या होता है, जुमलों की तश्कील, यानी जो भी हम जुमला बनाते हैं, जुमला हमारा कौन सा फ़ेल माजी है, फ़ेल हाल है, फ़ेल मुस्तकबिल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किस टाइप का ये जुमला है, ये बहस होती है या हम समझते हैं कि किस टाइप का ये जुमला है, इल्म नह में समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम क्लियर कट में कि जुमलों की तश्कील, यानी जुमला वो किस टाइप का आपका है, जुमला ताम है, जुमला नाक़िस, माना खेज़ जुमला है या मौजू जुमला है, मुहम्मल जुमला है, किस टाइप का जुमला है, ये हम समझते हैं इल्म नह में। ये टर्म आप याद रखें। अल्फ़ाज़ के बामाना काबिल कबूल तरतीब से जुमलों की तश्कील होती है। जुमला आपका कैसे बनता है, अल्फ़ाज़, बहुत सारे अल्फ़ाज़ होंगे, ज़ाहिर सी बात है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये सारे अल्फ़ाज़ों को हम मिला करके जुमला बनाते हैं। मैं कल लखनऊ तुम्हारे साथ जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ कल लखनऊ जाऊँगा, ये सारे अल्फ़ाज़ को मिल करके जुमला बनाते हैं, मैं तुम्हारे साथ कल लखनऊ जाऊँगा। तो सारे अल्फ़ाज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, इल्म सर्फ़। और इन सारे अल्फ़ाज़ों को मिला करके जुमला जो बनाते हैं इल्म नह कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जुमलों में फ़ाइल की जिन्स, तादाद और मुतकल्लिम के लिहाज से तब्दीली आती रहती है। इस तब्दीली की क़वायद को इल्म नह कहते हैं। तो उसके अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं, फ़ाइल, मफ़ूल, किस हालत में है, जुमला कौन सा है, ये सारी चीज़ें इल्म नह के तहत हम बात करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट होगा आज का मानियात, गुफ्तगू की तश्कील। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका माना जाता है, यानी आपका जुमला भी सही है, आपके अल्फाज भी सही हैं, यानी आप नह के बारे में भी सही काम कर रहे हैं, सर्फ के बारे में भी सही काम कर रहे हैं, उसके बाद भी जो आपका माना निकल रहा है, जो आपका पूरा एक तरह का सेंस निकल रहा है जुमले में, वो सेंस अगला जो समझ रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मानियात के नाम से जानते हैं। और इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला आप क्या है, इसको अंग्रेज़ी ही में समझे तो बेहतर है, जुमलों की तरतीब और तंजीम को गुफ्तगू की साख्त कहते हैं, यानी सिमेंटिक्स। जुमलों का जो तरतीब होता है कि हम फेल को कहाँ रखेंगे, फ़ाइल को कहाँ रखेंगे, मफ़ूल को कहाँ रखेंगे, इसे क्या कहते हैं आपका, इसे सिमेंटिक्स कहते हैं। और इसका ताल्लुक़ किससे होता है, सिमेंटिक्स यानी जुमलों की तरतीब का ताल्लुक़ किससे होता है, जुमलों के माना से इसका रब्त होता है कि उसका माना क्या निकल रहा है। और एक होता है कि उस जुमले का कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि उसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है। यहाँ पे अगर हम समझे तो कह सकते हैं, तो समझ क्या समझ लिए हम, यहाँ पे अगर देखेंगे सिमेंटिक्स, जुमले का जो माना है मैं खाना खा लिया, इसका मतलब कि मैं खाना खा लिया, माजी, ये बात ख़त्म है। लेकिन अगर इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खा लिया हूँ, मैं पार्टी में खाना खा लिया हूँ, या मैं अकेले खाना खा लिया हूँ, तो इन चीज़ों का अंदाज़ा किससे लगता है, प्रैग्माटिक्स से लगता है। ठीक है, तो सिमेंटिक्स, प्रैग्माटिक्स जो है ये आपके जुमले के माना को मुकम्मल तरीके से बताने में ये कारगर होते हैं और मुफीद होते हैं। तो ये चूँकि मैं आप लोगों की बात को सुन नहीं सकता, आप लोग कितने समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बट यहाँ पे डिटेल समझने के लिए पूरे क़वायद को
आसानी के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन में समझने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, या फर्दर आपको नंबर दिख भी रहा होगा 9839742161। ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, लेकिन कोशिश पहले करें आप लोग कि मैसेज कर दें और अपना इश्यू बयान कर दें। उसके बाद मैं रिस्पांस करूँगा, तो फिर मज़ीद ज़रूरत होगी तो बात कर लिया जाएगा। डिटेल के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर दें और बहुत ज़रूरत हो तो कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो उनके हवाले से आप तैयारी करें। फर्दर डिटेल तैयारी के लिए तो मैं पहले बोल दिया हूँ, चूँकि सारी चीज़ें यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, तो इंटरेक्शन के तरीके से फेस टू फेस के तरीके से तैयारी करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको इंशाल्लाह तैयारी करा दी जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सीटेट का एग्ज़ाम जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, जिसके बाद कि आपका कैरियर सेलेक्ट हो जाता है, तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों को बताइए कि वो लोग भी देखें और अपनी तैयारी अच्छी करें, ताकि वो सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ऑब्टेन कर सके। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी कुछ PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके PDF को भी आप पढ़ सकते हैं सीटेट के हवाले से और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं, तो वहाँ से भी कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।